हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड होने वाला है और यह वीडियो स्पेसिफिकली इस डिसिप्लिन के रिगार्डिंग ही है। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ से PhD कर रहे हैं मेरे स्कॉलर फ्रेंड जालम ने। थोड़ी व्यस्तता के कारण यह वीडियो इंटरेक्टिव नहीं हो पाया है, फिर भी उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी आंसर्स को मुझे टेक्स्ट कर दिए हैं। होपफुली हम आगे आने वाले किसी वीडियो में उन्हें साथ ला पाएँ। थैंक यू जालम फॉर द एफर्ट यू हैव मेड फॉर दिस वीडियो एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक सांची शर्मा जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है और साथ ही उन्होंने मुझे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जिसके कारण यह वीडियो बनाना आसान हो गया और जालम के लिए भी ये हेल्पफुल हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन मिलने से किसी को भी आंसर करना आसान होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि PhD इन जेंडर स्टडीज़ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपका मास्टर या फिर बैचलर डिग्री में ऐसा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए या नहीं, या फिर PhD के लिए कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग एक सवाल है। ठीक है, तो इसको हम आंसर करते हैं। तो PhD इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ या वुमेन स्टडीज़ के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से MA करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो डिप्लोमा है वो जेंडर या फिर वुमेन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अदर किसी डिसिप्लिन से MA कर रहे हैं तो आपका एक डिप्लोमा जो है वो आपका जेंडर या फिर वुमेन से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मास्टर सोशियोलॉजी से है तो आपके लिए ये जो क्राइटेरिया है डिप्लोमा वाला वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका जो मास्टर है वो अगर आप अदर सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपका एक डिप्लोमा होना जो वुमेन और जेंडर से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल है। ठीक है, उनके लिए कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ या वुमेन स्टडीज़ में JRF क्रैक करने के लिए कौन कौन से मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं और PhD एंट्रेंस अगर हम दे रहे हैं तो उस टाइम कौन कौन से मटेरियल हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो बेसिकली JRF और एंट्रेंस के रिगार्डिंग ये मटेरियल के लिए क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो अगर आप जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में JRF क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर जूही गुप्ता, डॉक्टर शाह आलम की बुक आती है एक, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इग्नू का जो मटेरियल है स्कूल ऑफ जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टडीज़ का MA GD और MWS। ठीक है, तो मास्टर इन वुमेन्स स्टडीज़ का जो मटेरियल है वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं अपने JRF प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, अगर आप PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो PhD एंट्रेंस के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगी जो किताब वो भी आपका इग्नू का ही मटेरियल है। तो वो मटेरियल जो है वो आपको ई-ज्ञान कोश पर अवेलेबल होगा। तो इग्नू का कोई भी मटेरियल ई-ज्ञान कोश पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बुक है इग्नू का जो मटेरियल है वो आपके एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा और आपके JRF में भी हेल्प करेगा। JRF के लिए एक अलग से जो बुक बताई गई है डॉक्टर जूही गुप्ता और डॉक्टर शाह आलम की, तो ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये दो सजेशन है आप लोगों के लिए PhD एंट्रेंस के रिगार्डिंग भी और JRF के रिगार्डिंग भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो है करियर स्कोप को लेकर जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में, वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी लेकर और प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर। ठीक है, तो हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि इसका क्या करियर स्कोप है। अगर हम करियर स्कोप की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट फील्ड है, यानी आप वुमेन स्टडीज़ के लिए भी एलिजिबल हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, सोशियोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हैं और सोशल वर्क के लिए भी। तो ये 4 डिसिप्लिन हैं जिसमें आप एलिजिबल होते हैं। डिसिप्लिन नहीं कह सकते, इसे हम अलग अलग सब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि ये अलाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक तो गवर्नमेंट सेक्शन वाला ये आ गया कि आप प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट जॉब में आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, कब कब वैकेंसी आती है या फिर एक्सपीरियंस इसमें नीडेड है या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि
आफ्टर पीएचडी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं या फिर डायरेक्ट मास्टर में ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपको इसके जब वैकेंसी आए इसके रिगार्डिंग तो आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखना होगा, ठीक है। हालांकि ये स्कोप है इसमें, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर वाली जो बात है उसमें अगर हम देखें तो उसमें आप एनजीओज़ में वर्क कर सकती हैं या फिर जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड सेल हैं आप उसमें इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दे रखा है, यूनिसेफ का दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके स्कोप हैं गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। तो जब कभी इसके रिगार्डिंग आपको वैकेंसी दिखे तो आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। हो सकता है किसी में एक्सपीरियंस मांग रहा हो या फिर अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स एक्स्ट्रा आपको करना पड़ जाए, वो चीज़ें आप लोग देख लेंगे जब वैकेंसी आएगी। अदरवाइज़ ये इसके करियर स्कोप हैं गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जेंडर स्टडीज़ के प्रोफेसर के लिए अलग से पोस्ट आती है या फिर पॉलिटिकल साइंस वाले ही जेंडर स्टडीज़ पढ़ाते हैं, अलग से कोई वैकेंसी आती है या नहीं आती है, इसके रिगार्डिंग सवाल है। तो इसका आंसर उन्होंने किया है कि जेंडर स्टडीज़ के लिए पोस्ट जो है वो अलग से आती है। चूँकि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बट प्रेफरेंस जो है अगर जेंडर स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिकली अगर वैकेंसी आ रही है तो जेंडर स्टडीज़ वाले रिलेटेड जो स्कॉलर हैं या फिर जिन्होंने किया है जेंडर स्टडीज़ से अपना डिग्री कंप्लीट, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जेंडर स्टडीज़ वाले सोशियोलॉजी में भी प्रोफेसर बन सकते हैं और सोशल वर्क में भी बन सकते हैं। यानी कि अगर आप जेंडर स्टडीज़ से पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शन बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर फील्ड में अगर पीएचडी कर रहे होते हैं तो वहाँ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रेफरेबल ना हो या फिर आपको प्रेफरेंस वहाँ कम दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये सारे सवाल का आंसर सही तरीके से मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च प्रपोजल कैसे सेलेक्ट करें। तो इसके रिगार्डिंग एक सवाल है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में रिसर्च प्रपोजल के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला तो है कि आपका वुमेन और जेंडर रिलेटेड टॉपिक हो, तो वो हालांकि जो ये टॉपिक जो रिसर्च प्रपोजल के लिए हैं वो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बनाए गए हैं। हो सकता है आप इससे अदर रिलेटेड भी टॉपिक बनाइए, लेकिन जो सिलेक्शन के चांसेस है इस डिसिप्लिन में, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट मेंशन किया है उन्होंने। तो पहला जो पॉइंट है वो वुमेन एंड जेंडर रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। दूसरा, आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की थ्योरी होनी चाहिए इसमें। तीसरा जो है वो एजुकेशन, एनवायरनमेंट, लिटरेचर, सोशल इश्यूज़, इससे रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो डील होने चाहिए। जो आपका टॉपिक है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। प्रपोजल के पॉइंट्स में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऐड करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो जब कभी आप इससे रिलेटेड अपने प्रपोजल को बनाएंगे तो इस पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट थ्योरी जो पहले भी आपको पॉइंट 2 में डिस्कस कर दिया गया है वो ज़रूरी है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी में फेमिनिस्ट अप्रोच ऐड करने से प्रपोजल और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ अच्छा बन जाने के का जो पर्पस है वो सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। और वो थोड़ा ये भी होता है कि टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप किसी टॉपिक को बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें एक प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करें, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आप उस पर क्या काम करने वाले हैं वो सवाल जो है वो आपसे बार बार पूछा जाएगा इंटरव्यू के दौरान भी। तो कोशिश कीजिए कि उस तरीके से आप अपना टॉपिक बनाएं जिसमें एक प्रॉब्लम भी दिखे और जिसका सॉल्यूशन आप अपनी थीसिस के दौरान निकालेंगे, ठीक है। तो ये था एक आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो 5वां सवाल जो था वो रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग था। अगला जो कुछ क्वेश्चन है वो मैंने अपनी साइट से भी ऐड किया है, क्योंकि ऐसे प्रीवियस में भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के, जिन्होंने ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछा है। हालांकि उन्होंने कोई सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कराया था और ना इतना फोर्स किया था कि उसे एक वीडियो फॉर्म में लाया जा सके। तो चूँकि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो मैं उन क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड कर रही हूँ
जिसमें सबसे पहला जो सवाल था वो अलाइड सब्जेक्ट को लेकर था कि इस जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में अलाइड सब्जेक्ट क्या क्या हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट एरिया है बेसिकली हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जेंडर स्टडीज़ है, दूसरा वुमेन स्टडीज़ है, तीसरा डिसेबिलिटी स्टडीज़ है, चौथा क्वेयर स्टडीज़ है, पांचवा डेवलपमेंट स्टडीज़ है, छठा ह्यूमन राइट्स है, सोशियोलॉजी है और सोशल वर्क है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलाइड सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो जेंडर स्टडीज़ में सभी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से किसी एक में तो ज़रूर ही आएंगी, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो जिस तरीके से पहले बता दिया गया है कि अगर आपका नहीं है मास्टर उस अकॉर्डिंग, तो आप एक डिप्लोमा कोर्स ज़रूर कर लीजिए जेंडर और वुमेन स्टडीज़ से रिलेटेड। ठीक है, एक सवाल है पीएचडी का जो प्रपोज़ल है आप जो बनाएंगे, सिनॉप्सिस जिसे आप कहते हैं, वो आप हिंदी में बना सकते हैं या नहीं, या इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं या नहीं, या थीसिस हम हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है। इग्नू में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए कि आप चाहें तो इसमें भी हिंदी में भी कर सकते हैं, और जो इंटरव्यू के दौरान है आपको बाइलिंगुअल रहना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफ़र कर सकता है। तो जब कभी आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं आप, तो आप वो चीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिए, या फिर किसी से किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करके इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मैंने आपके पूछे हुए सारे सवाल का आंसर कर दिया है, और इसके रिगार्डिंग और भी अगर कोई सवाल हो आपके मन में, या फिर किसी सवाल को और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है, या फिर इन सवालों से हटकर आपके मन में कोई और सवाल हो इसके रिगार्डिंग, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।